हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई सीरीज में। मैं इसको सीरीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एक फोल्डर के अंदर प्लेलिस्ट में आप जाओगे और उस फोल्डर में आप इस चैप्टर से रिलेटेड सीबीएसई, नीट, जेई, मेंस, एडवांस हर चीज के लिए कंटेंट आपको मिलेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम जब पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने जो क्लास 11th में थोड़ी बहुत जो कमियां की होंगी वो कमियों को इस साल क्लास 12th में नहीं दोहराना। और दूसरी चीज ये है कि जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो आपको उन कमियों को हटाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो लेना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये करना है कि आपको क्लास 12th में फिजिक्स के बारे में सोचना शुरू करना है। देखो, फिजिक्स मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ नेचर। आप आसपास जो भी चीज देखते हो ना, उसकी स्टडी है। तो जब आप कभी आसपास देखते हो, कभी किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, किसी इवेंट को, तो आपको सोचना है ये इवेंट हुआ कैसे होगा। तो यही हम लिंक करते हैं चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के बारे में जब हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि भाई चैप्टर बनाया क्यों गया। ये चैप्टर नहीं होता तो क्या ऐसा हमारे साथ कोई आसपास ऐसे रिसोर्सेज थे जो कम होते? तो इन क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की और स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हर चैप्टर फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर कोई ना कोई क्वेश्चन का जवाब लेके आ रहा है। जो आपने ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में उसका जवाब दे रहा है ये चैप्टर। तो पहली चीज जब आप देखोगे, ये कह रहा है कि सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल। जब कभी भी हम जनरली घर में कपड़े उतारते हैं तो आपको कभी कभार ऐसा फील हो सकता है कि चिंगारियां से निकल रही हैं। सर्दियों में भी आपने देखा होगा कंबल के अंदर यदि आप हाथ मारते हो तो आपको चिंगारियां निकलती हुई दिखती है। तो उसे आपने चिंगारी देखी भी होगी और उसका साउंड भी सुना होगा। नहीं देखा हो तो आपने कभी, जब बादल पूरा घना बादल हो रखा है, तब भी आप देखोगे कि आपके बादलों की एक खूंखार रूप ले लिया है जो कि चिंगारियां निकाल रहा है। तो वहां पर भी लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। और आप कभी भी, जैसे आपने ये भी कभी महसूस किया होगा कि जब कभी आप सीट पर बैठे हो और किसी चीज को पकड़कर, जैसे पोल को पकड़कर आप खड़े हो रहे हो, तो आपकी बॉडी जैसे ही सीट पर खिसकते हो आप, तो थोड़ा सा करंट सा फील होता है आपको। तो ये भी चीज आपने कभी देखी होगी। यहां पर ना देखी हो, कभी कर्टन्स के ऊपर हाथ मारा हो तो उसके वजह से कभी आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक सा लगा है। और क्या देखा होगा आपने, ये चीज आपने देखी होगी या की भी होगी, स्केल के साथ, कॉम के साथ बालों को घिसकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाना, या बाल के ऊपर ही लगाओगे तो बाल भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। ये वाली चीज भी आपने देखी होगी, बैलून को घिसना, कपड़ों से रब कर लेना और दीवार पे लगाना, या फिर सिर्फ इस स्क्रीन पर ही टच कराने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने अपनी रियल लाइफ में देखी हुई हैं। इन सब के आंसर क्या है, तो ये जानना है हमें चैप्टर के अंदर। और इन सब का आंसर हमारे पास है, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज। कैसे डेवलप होता है ये, आइए पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं हम। भाई इस चैप्टर में स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ी सी थ्योरी है। एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 3-4 पेज में आपको थोड़ी सी थ्योरी मिलेगी और उस थ्योरी के अंदर ये समझाया हुआ है कि चैप्टर जनरली क्या बताने वाला है। कुछ बच्चे इस चैप्टर को स्टार्ट ही गुलाम लॉ से करते हैं, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं चैप्टर की शुरुआत हुई क्यों और किस किस ऑब्जर्वेशन का हमें आंसर मिलने वाला है आज। देखो होता क्या है, आपने सभी ने ये चीज पढ़ी है। सपोज मान लेते हैं सोडियम आपके पास है, ठीक है, सोडियम है आपके पास। सोडियम यदि आप देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इसके पास प्रोटॉन होते हैं, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 इसके पास नहीं, 11 नहीं 12 होते हैं इसके पास न्यूट्रॉन। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है जनरली। अच्छा, यदि कभी भी आप चाहें इसका यदि हम बनाए तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 रहेगा। तो आउटर मोस्ट में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब कभी भी सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, तो सबसे पहले वो आउटर मोस्ट वाला करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कंपैरिजन करूं, सोडियम आपके पास है और मैग्नीशियम आपके पास है। ये हमारे पास है 12, तो 2,8,2 आउटर मोस्ट में इसके पास 2 है। तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, सोडियम या मैग्नीशियम? हम बोलेंगे सोडियम। ऐसा क्यों?
क्योंकि बच्चों सोडियम आपके पास पहले ग्रुप से है, साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो ये इजीली लूज कर सकता है। वही बात हम कर रहे हैं यहां पर, जब हम कभी भी दो चीजों को रब करते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ को ना लें, कोई चीज ले लें, जैसे कोई रूमाल है हमारे पास, वो इस हाथ से मैं रब कर रहा हूं और दो सरफेस हुए, एक सरफेस ये रहा और एक सरफेस ये रहा। अब इनमें से कोई एक सरफेस तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक लूज करेगा तो दूसरा वाला गेन करेगा। तो भाई आपको पता है जब एक सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो जब कभी भी आप किसी दो चीज को रब करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा सरफेस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर अब हमें यह कैसे पता लगे कि कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है? अच्छा, वो चीज तो आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, उस चीज के लिए हम ये कह सकते हैं एक प्रोसेस होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे एटम्स हैं और ये हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि हम रबिंग से, जो कि हम फ्रिक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव कराने के लिए हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हम वर्क डन कर रहे हैं उसके लिए। तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। The energy required to remove the electron surface is called the work function. When two different bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from one material with lower work function. भाई जिस मैंने बोला ना, सोडियम और मैग्नीशियम में से सोडियम जल्दी और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो मतलब इसका वर्क फंक्शन कम है। तो जब और इसकी बात करोगे तो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। तो जो इजीली लूज करता है वो आपके पास कम वर्क फंक्शन वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, कह रहे हैं ग्लास रॉड लो और उसको सिल्क से रब करो। अब देखो दो चीज आपके पास है, ग्लास रॉड और सिल्क, इसमें से क्या कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा? कोई नहीं भाई, इट डिपेंड्स ऑन द सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। मतलब ग्लास ने क्या करा, ग्लास रॉड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो मतलब ग्लास रॉड क्या बनी होगी, पॉजिटिव, और सिल्क ने वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो वो बने होंगे नेगेटिवली चार्ज। तो कह रहा है द ग्लास रॉड डेवलप्स ए पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्क क्लॉथ डेवलप्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। भाई जितने वो लूज करेगा उतने ही वो गेन भी करेगा। दैट इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना एक ने लूज किया उतना ही दूसरे ने गेन किया। तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट, जो चीजें आपने देखी थी या सुनी थी, उन सभी का जो रीजन हमारे पास आया है वो क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम कभी भी किसी चीज को रब करते हैं तो उसकी वजह से एक सरफेस से चार्ज लूज होते हैं और दूसरा सरफेस चार्ज गेन कर लेता है। एक चीज उन्होंने कही कि ए मेटल रॉड हेल्ड इन अवर हैंड, अपने हाथ में मेटल रॉड पकड़ो, मतलब कॉपर, मैग्नीशियम, कॉपर की, आयरन की, इन सब की आप पकड़ सकते हो, तो उसको वूल से रब करो एंड डजंट डेवलप एनी चार्ज। तो यदि आप किसी मेटल की रॉड को रब करते हो किसी सरफेस से तो उस केस में चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो मेटल की रॉड आपने पकड़ी अपने हाथों में, तो उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ होगा, आपकी बॉडी जो है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर क्या होगा, वो चार्ज वहां डेवलप जो हुआ वो आपकी बॉडी पे आ गया। यदि आपने शूज या इंसुलेटिंग मटेरियल पहना हुआ होगा तो वो आपकी बॉडी पर रह जाएगा, अदरवाइज वो जमीन के अंदर चला जाएगा। तो क्या कह रहा है, this is because the human body is good conductor of electricity, so any charge developed on the material rod is transferred to the earth through the human body. We can electrify the rod by providing it plastic rubber handle. तो आपको यदि वाकई में चाहते हो कि उस मेटलिक रॉड को आप क्या करो, चार्ज दो, तो आप यहाँ पे एक हैंडल लगा दो प्लास्टिक का, जो कि चार्ज को आगे नहीं जाने देगा। तो इस पूरे चैप्टर में अभी तक मैंने आपसे बोला कि इस चैप्टर की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की थी नेचर के अंदर, और उन नेचर में जो ऑब्जर्वेशंस थी उनका हमें कभी आंसर नहीं मिला तो हमने सोचा कहां मिल सकता है, तो हमें मिला भाई इस चैप्टर के अंदर आंसर मिल सकता है। बार बार हमने एक वर्ड यूज किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक मास।
हमारे पास में यदि मास को डिफाइन किया जाए तो मास को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक तो हमारे पास चीज, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यदि बता दोगे सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी। बट हाउ कैन यू डिफाइन इट? इट इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। तो वैसे ही हमारे पास ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर जो भी हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, उन सभी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहे जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम डिफरेंट फोर्सेस को महसूस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट से कूलाम होती है। यदि आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और ये दोनों के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। दिस इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब हम कभी किसी के बारे में बात करते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं कि है तो वो ठीक है पर क्या है। जैसे कोई आपसे बोला जाए कि भाई एक इंसान है, मेरा फ्रेंड है रोहित शर्मा। क्या है भाई रोहित शर्मा? इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था पास्ट। अब होगा नहीं होगा फ्यूचर में ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उस इंसान को बताने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने पड़ेंगे। सिमिलरली बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके भी हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी, कैसा है। तो पहली चीज तो एडिटिव क्वालिटी है इसकी। एडिटिव मतलब सिंपल सी चीज ये है, यदि हमारे पास यहाँ +3 है और ये -2 है, आप यदि ऐड करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐड कर दो। 3 प्लस का ये माइनस का ये बड़ा है तो +E आ जाएगा, सिंपल सा बात है। एडिटिव क्वांटिटी है किसी बॉडी के ऊपर। जैसे मेरी बॉडी पे 2 कूलम चार्ज यहाँ है, 3 कूलम चार्ज यहाँ है, 4 कूलम यहाँ है, 5 यहाँ है। मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन योर बॉडी, तो मैं करूंगा 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 9 5 14, 14 कूलम चार्ज मेरी पूरी बॉडी पे है। तो बिल्कुल सिंपल एडिटिव क्वालिटी है। क्वांटाइजेशन है, चार्ज यदि एक बॉडी से, जैसे आपने अभी देखा कि रॉड पर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कहां पर? सिल्क के ऊपर। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम द रॉड टू सिल्क, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कभी भी आपके ऐसे नहीं होंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, नो सर 3.75 इलेक्ट्रॉन। तो जब कहीं भी ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल में रहेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन। एंड चार्जेस कंसर्व, मैंने आपसे बोला कि रॉड जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन? सिल्क क्लॉथ। तो ये बेसिक एग्जांपल है जो हम यहां से आगे एक एक करके समझते भी हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या है? एडिटिव क्वांटिटी। एडिटिव जो क्वालिटी है, जैसे ने बोला कि सपोज एक सिस्टम है एंड दे हैव 4 चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और -5। तो मेरा दिमाग में सिंपल सी एक चीज क्या आती है? वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मास, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, सबको ऐड कर दो एंड दैट इज -2 माइक्रोकूलम। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। सो दिस इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। सॉरी, जैसे आपसे कहा जा सकता है ना, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास कितना है? +2 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है। एंड देयर इज आल्सो 7 माइक्रोकूलम जो बॉडी से बाहर रखा हुआ था। मुझे उससे मतलब नहीं है भाई, मुझे मतलब है इससे, जो मुझे क्या निकालना है? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। तो ये वाली मुझे निकालनी है, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा एडिटिव क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन मैंने आपको बताया, क्वांटाइजेशन में उन्होंने कहा कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। बेसिक चीज जो ट्रांसफर होने वाली है +-1 हो सकता है। जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला, यहां पर हमारे पास एक चीज फॉर्मूला निकल कर आया, Q = NE। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वैसे, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, पर इस साल Q = NE के ऊपर थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने आपको बताया। सिमिलरली मास, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक ने चार्ज लूज किया होगा, दूसरा वाला गेन कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाली चीज बात रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा कि भाई हमने पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद दैट इज NaCl, Na पॉजिटिव निकला होगा, Cl नेगेटिव निकला होगा। तो Na पॉजिटिव, जितना उसका पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही नेगेटिव इसके ऊपर आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसे MgCl2 है, MgCl2 कभी आपके पास है, आप बोलो सर Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया और Cl के ऊपर नेगेटिव आ गया, आप बोलो सर ऐसा ही होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, जब हम बैलेंस करते हैं तो 2 क्लोरीन के आते हैं, तो एक के ऊपर 1 नेगेटिव, दूसरे के ऊपर 1 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव हो गया।
और 2 पॉजिटिव उसके पास है। तो चार्जेस कंजर्व्ड, जितना चार्ज एक लूज करेगा तो दूसरा चार्ज को गेन करेगा। नेक्स्ट चीज, काफी बार ये भी पूछ जाते हैं कि भाई आप सर बार बार आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, है ना, ऑफ ए एलिमेंट्री पार्टिकल सिस्टम, जो भी आप कह सकते हो। तो सिमिलरली हमारे पास जैसे मास और इलेक्ट्रिक चार्ज को कंपेयर किया जाए तो क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिसिमिलरिटी हमारे पास आती है। तो पहली चीज तो चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट इन केस ऑफ मास, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी ऐसा आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा होगा, या इफ यू आर कॉलिंग इट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास रहा होगा। और दूसरी चीज, मास है तो कभी उसके ऊपर नेगेटिव मास नहीं रहा होगा। तो जीरो और नेगेटिव बहुत रेयरली, कभी इफ यू आर गोइंग टू नेग्लेक्ट सम मास तो आप उसे बोल सकते हो बहुत हल्का था, बहुत ज्यादा हल्का था, बट जीरो मास होना बहुत गलत चीज है, नहीं हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। पहली चीज, मास के केस में हमने ये नहीं सुना, क्योंकि आप में से यदि मेरी वीडियो को 10, 20, 50, 100 लोग देख रहे हैं, तो आप यदि अपने मास को देखो तो 63.25 kg मिल सकता है। सो हाउ कैन यू से दैट इज सर मास इज 63, 64, 65 एग्जैक्टली इफ इट इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम मास, यूनिट मास विच इज 1 kg। तो 3589 इस टाइप से हो सकता था, 3.5, 3.29 ये सब नहीं हो सकते थे। तो ये क्वांटाइज्ड है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट विल बी क्वांटाइज्ड ऑलवेज। Next, charge of a body does not depend on speed. Okay, but mass depends on speed. इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे नहीं दे रखा है। m is equals to हमारे पास होता है m नॉट, ठीक है, which is under root of 1 minus v square by c square. v is the velocity of particle, जिस स्पीड से वो पार्टिकल भाग रहा है, and c the speed of light, जो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है वो है, which is जो हमें पता ही है क्या होती है, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है, यदि वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, एंड c स्क्वायर बाय c स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट मास हो जाएगा बॉडी का। लेकिन यदि मैं चाहता हूं m इज इक्वल टू m नॉट रहे, m नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ बॉडी, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरी बॉडी का, हमारी वो स्पीड से मैटर नहीं करता, आप 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागने लग जाओगे, उसका देखा मास बदल रहा है हमारा, ऐसा नहीं है भाई कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज देखनी है, यदि मेरी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 माइनस 0 1, और m इज इक्वल टू m नॉट आ जाएगा, मतलब जो आपका रेस्ट मास है उतना ही मास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। मास भी तो कंजर्व रहता है, नहीं यार। एक्चुअली क्या होता है, मास वाले केस में आप मास को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हो। ये वाला फंडा करते हैं ना, जैसे हम किसी को मास लूज करना है, थोड़ा सा वेट कम करना है, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो मास था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो हमारा मास धीरे धीरे गायब हो गया। जो पढ़ा था ना हमने, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मास इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑल्सो। तो जितना मास आप रनिंग करोगे, जितना एनर्जी लूज होगी, उतना मास धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मास इज नॉट कंजर्व बाय इटसेल्फ, सम ऑफ मास में गेट चेंज इनटू द एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है। ए बॉडी ऑलवेज possess सम मास, उल्टा लिख देगा, ए बॉडी ऑलवेज possesses सम मास बट चार्ज जरूरी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बॉडी possessing मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, जरूरी ही नहीं है। जैसे मेरी बॉडी के ऊपर प्लस 5 माइक्रोकूलम था और मेरे पैर पे -5 माइक्रोकूलम भी था, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो गया, 0, पर मास तो रहेगा ही। तो मास जरूरी है कि किसी बॉडी के पास होगा, बट जरूरी नहीं है कि उसके पास, जिसके पास मास है उसके पास चार्ज भी रहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ठीक है सर, बात अच्छी कही आपने, कुछ ऑब्जर्वेशन थी हमारी जो हमने आज तक कभी नहीं सोची थी, पर आज हमें समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन का रीजन क्या था, और हमने उन रीजन का मतलब वो रीजन सोचने की कोशिश करी, तो हमें कहीं से रीजन मिला भी। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये निकल कर आती है, रीजन हमें मिल गया, ठीक है, ओके। पर एक चीज और, ये किसने सोचा होगा सबसे पहले, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर, कौन थे जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, मतलब ऐसा तो नहीं है। एक मेरी बात सुनो, आपने 7th 8th में भी स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कभी आप किसी चीज को देख रहे हो, टच कर रहे हो, जनरली बच्चे
मैंने तो आई थिंक ना कर्टन्स के साथ बहुत करते हैं बच्चे, ऐसे हाथ घुमाते रहते हैं, ठीक है, कंबल के अंदर चिंगारियां निकालते हुए सबने देखा होगा। और क्या कहा होगा, कॉम वाला, स्केल वाला बहुत किया होगा बच्चों ने, ठीक है, ये सब चीजें। और शौक तो कभी जो पोल वाला था ना, कभी ऐसे आप कुछ काम कर रहे हो ऐसे ही इस तरीके से करके आए आप, और क्या आपने टच कर लिया और अबे भाई क्या हो गया, तो ये चीजें आपने कभी फील की होगी। तो चीज ये है कि हिस्टोरिकली हम बात क्या करें, हिस्टोरिकली हमारे पास एक थेल्स ऑफ माइलिटस, माइलिटस एक जगह का नाम है। थेल्स हमारे पास, थेल्स थ्योरम 10th में पढ़कर आए हो अभी आप, बीपीटी करा करते थे हम, है ना। एक हमारे पास थ्योरम थी जिसमें सर्कल के सेंटर पर जो एंगल होता था, द ट्वाइस ऑफ द एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग आर्क। तो सर्कल के, जैसे आपने पढ़ा ना, ये वाली चीज हुआ करती थी यहाँ पर ऐसे करके, ये थीटा 30 डिग्री है तो ये वाला हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, डबल ऑफ दिस एंगल। तो ये दोनों थ्योरम मतलब ये थेल्स की दी हुई है। और उस थ्योरम के बाद हमारे पास थेल्स ने ये वाली चीज भी नोटिस की कि कभी भी जब मैं किसी वुलन क्लॉथ को, सिल्क को कभी ऐसे रब करता हूं तो उसके ऊपर चार्ज आता है। ठीक है सर, उन्होंने उस टाइम पे, अच्छा उन्होंने फर्स्ट टाइम पे चार्ज तो नहीं कहा होगा क्योंकि किसी बॉडी का भार या मास भी हमको डिफाइन करना पड़ा, यूनिट मास, यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा था, तो उन्होंने चार्ज वर्ड तो यूज नहीं किया होगा। चीजें पता कैसे चली, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने आके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, उन एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकली, और उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे हमने कुछ कुछ कन्वेंशनली माना कि पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके कोई चीज होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। बट आज के टाइम पे आप जब वर्क फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर पढ़ा होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था आपने, आइंस्टीन ने भी उस चीज के लिए इक्वेशन दी कि कभी किसी सरफेस पर लाइट जब पड़ती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जो लाइट पड़ती है वो उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है भाई। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या रहे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारा ये रहा, हमने 2 ग्लास रॉड ली, ध्यान से समझना इस चीज को, 2 ग्लास रॉड ली, एक 1 एक यहाँ पे 2, दोनों को मैंने रब किया, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ भी रब कर सकते हो, और आप वुल या फिर ऊन के साथ भी रब कर सकते हो, दोनों में से किसी के साथ भी करा। केस 2, इस बार आपने ग्लास रॉड के प्लास्टिक रॉड्स ली, और इस बार आप उन दोनों को रब कर रहे हो कैट्स फर के साथ, ठीक है। मतलब अभी आपका 4 रॉड है, 2 ग्लास की 2 प्लास्टिक की, ग्लास वाले को रब किया है वुल या सिल्क से, और प्लास्टिक को करा है कैट्स फर के, ठीक है भाई। चलिए अब चीज क्या हुई हमारे पास, ऑब्जर्वेशन, दिस आर द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमेशा हम चीज देखते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है, पहली चीज, 2 हमारे पास ग्लास की रॉड थी, मैंने दोनों को रब करा, अब मैं ग्लास की रॉड को पास पास लेकर आया, जैसे ही मैं उनको पास लेकर आया तो मैंने देखा यार एक दूसरे को रिपेल कर रही है। सिमिलरली मैं प्लास्टिक की रॉड्स को पास में लेकर आया, तब मैं देखा यार ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वाओ, लिखा हुआ है ना कि प्लास्टिक रॉड्स, सॉरी, इन बोथ द केसेस ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड रिपेल ईच अदर। ग्लास रॉड को रिपेल कर रही थी और प्लास्टिक रॉड प्लास्टिक, बट वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। प्लास्टिक रॉड इज अट्रैक्टिंग द ग्लास रॉड। नेक्स्ट इज, जो आपने वूल लिया, सिल्क लिया, कैट्स फर लिया, जैसे एक सिल्क का कपड़ा ये रहा, सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क क्लॉथ ही रहा, जैसे पास लेकर आया तो मैंने देखा यार ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर मैंने जब कैट्स फर लेकर आया, सिमिलरली वूल लेकर आया, मैंने देखा यार एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या रहा, ग्लास रॉड एंड वूल, जब वो एक दूसरे के पास आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं इस चीज का। देखो उस टाइम में कंक्लूजन क्या रहा उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सुनो, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, ये दोनों रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब इन दोनों का चार्ज सेम आया होगा, आया ही होगा। अब हमें तो पता है ना, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव आता है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा, प्लास्टिक और ग्लास ने अट्रैक्ट करा, तो मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव तो इसके ऊपर नेगेटिव आया होगा, ठीक है ना। तो सिल्क को जब इसके पास लेकर आओगे तो रिपेल करेगा। अच्छा, इसके ऊपर पॉजिटिव आया है और ये ग्लास रॉड क्या कर रही है, वूल या सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सिल्क के ऊपर नेगेटिव और वूल के ऊपर भी नेगेटिव आया हुआ।
ठीक है ना। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड एंड कैट्स फर, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव है तो कैट्स फर के ऊपर क्या आया हुआ, पॉजिटिव रहा होगा। तो कैट्स फर को जब ग्लास रॉड के पास लेके जाओगे तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे। बात समझ में आई। तो ये पूरी कहानी जब हमने देखी, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, वर्क फंक्शन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव द आइडिया कि चार्ज डेवलप कैसे हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या रहा, उस टाइम पे कंक्लूजन हमारा ये रहे कि दो टाइप के, दो काइंड के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय मीन ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली बात है, जैसे किस तरीके से मेरे ऊपर चार्ज है बॉडी के ऊपर। अच्छा एक चीज कर सकते हो आप, ये चीज मजेदार चीज है, जैसे कर्टन्स लो, कर्टन्स के ऊपर हाथ बहुत देर तक हाथ करो, लेकिन आपने शूज या स्लीपर्स पहने होने चाहिए, दैट मस्ट बी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आपने इस तरीके से करा और करने के बाद आपकी बॉडी चार्ज हो चुकी है। अब कोई आपके आसपास नंगे पैर घूम रहा हो तो आप सिर्फ क्या करो, आप उसे पकड़ो और अपनी बॉडी का चार्ज उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे तो सारा चार्ज उसकी बॉडी में जाएगा और उसे झटका लगेगा। तो ये वाली चीज आप कर सकते हो। एंड ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके सो उस टाइम पर हमारे पास एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा भाई सुनो, चार्जेस बाय कन्वेंशनली हमने एक सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे ऊपर नेगेटिव मान लिया, बट आज के टाइम पे तो आप यू कैन यूज द वर्क फंक्शन फिनोमिनन, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर सकते हो। तो ग्लास रॉड हो गए, कैट्स फर हो गई, है ना, वुलन क्लोथ्स हो गए, वुलन कारपेट हो गए, इन सब के ऊपर पॉजिटिव आता है। और यहां पर हमारे पास कुछ कुछ पे नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है भाई, ये कन्वेंशनली हमने इस चीज को माना हुआ है, बाय कन्वेंशन हम इस चीज को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक चीज हमारे पास आती है, जरूरी नहीं है कि आप कभी किसी दो ऑब्जेक्ट को टच करो तभी उसके पास कोई चीज चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने एक चीज निकल कर आई, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या है भाई ये, सुनो पहले स्टेप देखते हैं। ये कह रहा है कि आप कभी किसी मेटल को पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो विदाउट टचिंग, इज इट पॉसिबल? लेट मी चेक। मेरे पास एक स्फीयर था जिसको न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज भी था। ठीक है, मैंने क्या करा, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आया। नेगेटिव चार्ज रॉड किसकी हुआ करती थी? प्लास्टिक की रॉड नेगेटिवली चार्ज थी। तो प्लास्टिक रॉड लेकर आया भाई, जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आया तो उसका ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज था अंदर का वो इस तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया होगा, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो सारा नेगेटिव इधर आ गया। गॉट इट? उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस वाले सरफेस पर एक अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग करने से क्या हुआ, जितना भी इसका नेगेटिव चार्ज था वो सारा अर्थ के अंदर चला गया, तो अर्थिंग हो गया, अंदर चला गया। अब मेरे पास नेगेटिव रॉड बची और पॉजिटिव चार्ज बचा। फिर मैं चुपचाप उठा के रॉड को उधर ले गया, जैसे ही उधर लेकर गया तो पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वही चीज क्या रखी है इसके अंदर। क्या करें, हमने इसे टच तो नहीं करा पूरे फिनोमिनन में। क्या कह रहा है, इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर्स ऑन at its closer end and similar charges appear on its further end। जैसे यहां पर हुआ कि अपोजिट चार्जेस, ये नेगेटिव था तो इसका पॉजिटिव इधर वाला इस तरफ आ गया और नेगेटिव वाला रिपेल होकर उधर चला गया। ये चीज इस तरीके से हुई और ये हमने स्टेप बिल्ड रखे हैं, आप इस तरीके से काम कर सकते हो। ये पुरानी वाली बुक में लिखा हुआ था, नई वाली बुक में ये वाली चीज नहीं दे रखी है, पर आप इस चीज को करके सोच के देखिए कि हाँ भाई इस तरीके से पॉसिबल है। अब हम कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारे पास पेपर्स के अंदर विद रीजनिंग पूछ लिए जाते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि हाउ डज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। एक चीज और है भाई, एक आपको चीज याद रखनी है, कभी भी किसी भी चीज का नेचर चेक करना हो तो रिपल्शन इज अ शॉर्टेस्ट। रिपल्शन करवा के देखिए। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूं। जैसे कि अभी उन्होंने देखा कि कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, क्या वो न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट कर सकती है? कर दी है ना, बोला तो सही। जब आप स्केल को रब करते हो तो चार्ज क्या होता है, स्केल। पेपर तो बेचारा नीचे पड़ा हुआ था, तो पेपर को जैसे आपने टच किया तो ऊपर उठ के आ गया। यस और नो? अच्छा, इस चीज से हम एक चीज और फायदा बता सकते हैं। एक चीज और है, जैसे आपके पास पेपर नीचे से ऊपर चला गया, नीचे कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा उसे? ग्रेविटेशन फील्ड, और ये चला गया ऊपर, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो फोर्स है वो
ग्रेविटेशन से स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो पेपर ऊपर चला गया, अदरवाइज नीचे ही रह जाता। चलिए ठीक है, ये अलग बात बता दी मैंने आपको, कहीं लिख लेना, लिख रहा हो तो। पॉजिटिवली चार्ज रॉड इंड्यूसेस नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोजर एंड ऑफ, जैसे ये हमारा पेपर मान लो, ठीक है, और यहां से आप रॉड लेकर आए हैं, तो कौन सी चार्ज थी भाई, ये पॉजिटिव चार्ज थी रॉड। अब पॉजिटिव चार्ज से तो ये वाला क्या होगा भाई, नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो आपके दिमाग में ये भी चीज आ सकती है, सर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल भी तो कर रहा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन के लिए दूर हो गया चार्ज और ये वाला हमारा पास है। क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज रॉड इंड्यूसेस अ नेगेटिव चार्ज, हुआ भाई ऑन द क्लोजर एंड, यही क्लोजर एंड है, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द फर्दर एंड ऑफ द पेपर। द रॉड एक्सर्ट्स ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द रिपल्शन, तो अट्रैक्शन उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस इज क्लोजर टू द रॉड देन द पॉजिटिव चार्ज, हेंस रॉड अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ पेपर। तो कभी भी यदि आप चाहो एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करवाया जा सकता है। इसके ऊपर सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। अभी टॉपिक वाइज सीबीएसई क्वेश्चंस भी करते रहेंगे भाई हम। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं दे रहा हूं आपको पहले नॉलेज, किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे बने हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, कैन वी कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज, नो। यदि पॉजिटिवली चार्ज रॉड किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी न्यूट्रल, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। सर पॉजिटिव कैसा हो सकता है, यदि वो ऑलरेडी खुद पॉजिटिव है तो दूसरे पॉजिटिव वाले को भी अट्रैक्ट कर सकता है क्या, कर सकता है, देखते हैं अभी हम। लिखा हुआ है, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इफ यस हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। पहली चीज तो, क्या एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट कर सकती है सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को, कैन वी कंक्लूड दैट नो, ए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट रॉड कैन अट्रैक्ट बोथ न्यूट्रल एंड लेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और नेगेटिव वाले को तो कर ही सकती है। तो हाउ कैन यू कंक्लूड दिस कि वो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा या न्यूट्रल रहा होगा, तो बेकार है। इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट। रिपल्शन यदि कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है दैट मींस दूसरे वाले का चार्ज का साइन नेचर सेम रहा होगा, सिंपल। नेक्स्ट ये कह रहा है, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इफ यस हाउ, सो यस इफ वन ऑफ द चार्ज इज लार्जर देन द अदर। जैसे हमारे पास यहां पे 15 माइक्रोकुलाम था और यहां पे 2 माइक्रोकुलाम की बॉडी है, एक ये रही बॉडी, एक ये रही बॉडी। तो फिर से क्या करेगा ये, द लार्जर चार्ज इंड्यूसेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द नियर एंड ऑफ द बॉडी विद स्मॉलर चार्ज। तो जितना यहां पर उतना ही चार्ज इंड्यूस करा लेगा अपोजिट नेचर का, जो कि अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट वर्क वेल ऑन अ ह्यूमिड डेज। मैं आपको एक एनसीईआरटी की लाइनें वैसे तो, ठीक है ना, हमने भी एक चीज लिख रखी थी, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है इसमें, एनसीईआरटी जब स्टार्ट हो रही, कह रहा है कि व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। ड्राई वेदर में यदि आप कर रहे हो तो चीज ठीक है भाई, लेकिन यदि वेदर आपका ड्राई नहीं है तो फिर क्या होगा, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। ये भी कह रहा है यदि ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी मींस व्हाट, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, थोड़ा ह्यूमिड नेचर है तो आपके पास एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, दैट इज कंडक्टिंग नेचर, दैट्स नेचर इज कंडक्टिंग। तो जिसकी वजह से तो क्या कर रहा है कि wherever the charge appears on the experiment, they are drained away through the humid air, which is more conducting than the dry air. So due to the presence of a larger number of charged particle in it. तो ये चीज आप जनरली इसके अंदर देख पाओगे। नेक्स्ट चीज, ऑर्डिनरी रबर इज ए इंसुलेटर। जनरली हम कभी रबर के शूज पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, वो इंसुलेटर होता है। बट द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जब कभी एरोप्लेन आप देखोगे, फाइटर जेट्स आप देखोगे, तो उनके जो टायर्स होते हैं वो थोड़ा सा कंडक्टिंग रबर के मिक्स एलॉय बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द लैंडिंग द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट में हाईली चार्ज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द एयर स्ट्रिप्स। सो इफ द टायर्स आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग दे विल लूज द चार्ज, तो वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। यदि वो चार्ज अर्थ में नहीं जाता
तो चार्ज इकट्ठा होता रहता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा कहीं पे भी स्ट्राइक करता जमीन पर या फर्श पर, तो वैसे ही आपके पास धमाका बोल जाता, आग लग जाती, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। सो दे विल लूज अ चार्ज, अदरवाइज टू मच ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी accumulated may produce a spark and result in fire। ऐसा ही हम और कहीं भी देखते हैं, जैसे कि आप कभी देखोगे कि जितने भी पेट्रोलियम कंटेनिंग व्हीकल्स होते हैं, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी टाइप से आ रहा होता है, तो उसके पीछे भी हमें चेन जो होती है, देखो कंडक्टिंग टायर्स इजीली सस्ते नहीं बना सकते आप। ट्रक के अंदर टायर ऐसे कैसे यूज कर लोगे भाई, वो तो 8, 10, 12, 16, 18 टायर्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए एक सस्ता जुगाड़ क्या है, उस ट्रक के पीछे एक चेन लटका दो जो कि थोड़े थोड़े टाइम में हिलते हुए जमीन से घिसती रहे। उससे होगा क्या, जितना भी चार्ज इस पूरे ट्रक के ऊपर एयर फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुआ होगा, वो सारा अर्थिंग हो जाएगा। क्या कह रहा है, द मूविंग व्हीकल गेट चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द इन्फ्लेमेबल मटेरियल में कैच फायर ड्यू टू द स्पार्क। So when the metallic rope is used, the charge developed on the vehicle is transferred to the ground and so the fire is prevented। तो बच्चों अभी हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर आपने देखा जितना भी देखो कभी भी अब आप जैसे आप बोलो सर एक बात बताओ, ये चैप्टर हम नहीं पढ़ते तो क्या नुकसान हो जाता हमारा भाई। ये आप पेट्रोलियम को कभी भी किसी भी व्हीकल के अंदर ट्रेवल नहीं करवा सकते थे। जब एरोप्लेन बना होगा तब भी किसी इंसान ने चीज सोची होगी यार क्या मतलब, जब एरोप्लेन चल रहा है तो स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ होगा और वहां पर उसने इस पॉइंट को देखा होगा। अदरवाइज यदि कोई लोग 10 से 50 100 लोग का एक्सपेरिमेंट किया जाता, हमें एरोप्लेन बना है आइए चलाते हैं, चलने के बाद वो ब्लास्ट हो गया, समझ में ही नहीं आया क्या कमी थी, इंजन में कमी थी, मटेरियल में कमी थी, क्या चीज हुआ, कुछ फॉल्ट आ गया इंटरनल। आप सर्च करते रहते भाई 2, 4, 6 महीने तक, 1 आध साल तक, 2, 4, 5, 10 साल तक, पता नहीं कितना नुकसान हो जाता उस इसके ऊपर, कितने लोगों की जाने जाती। पर इस कंसेप्ट के पता होने की वजह से आप थोड़ा सा सिक्योर रहते हैं। कभी भी कोई चीज मूव करती है तो देख लेते हैं भाई चार्ज डेवलप हुआ होगा, थोड़ा सा डिस्चार्ज करवा देते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करके। नेक्स्ट ये कह रहा है, इज देयर सम वे टू प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज ऑन योर बॉडी। भाई आपको पता है थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो आपको करंट लग जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या आपके पास पॉसिबल है कि आप एक ज्यादा चार्ज डेवलप करो, पोटेंशियल डेवलप कर पाओ किसी बॉडी के ऊपर, इज इट पॉसिबल? वो कह रहे हैं यस। If we stand on the insulating surface and touch the live wire of high voltage, so high potential is developed on the body without causing any shock। मैंने आपसे क्या बोला, आपके जो पैर हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए, यदि वो कंडक्टिंग मटेरियल के हैं तो धूम मच जाएगी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो सीबीएसई ने पूछे हैं अलग अलग पेपर या एग्जाम के अंदर। चलिए कह रहा है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, ओके, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक्स that is negatively charged, very negative, and is repelled by another charge object। भाई देखिए यदि ये नेगेटिवली चार्ज है तो y वाला भी आपका नेगेटिव ही होगा। बोला मैंने आपसे रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट, तो दोनों हमारे नेगेटिव है, ठीक है। सो हाउएवर एन ऑब्जेक्ट z is attracted to the object y, मतलब एक ऑब्जेक्ट है z, वो इन दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। भाई अट्रैक्ट करने का मतलब दोनों चीज हो सकती है, हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो, इसने इंड्यूस कर दिया हो चार्ज जिसकी वजह से ये इसे अट्रैक्ट कर पा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव रहा हो, ठीक है। सो न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया नहीं है पर आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपको एस.एल. अरोरा के हॉट्स वाले पार्ट पे शायद, ठीक है। ये कह रहा है एक मतलब हमारे पास 5 बॉल्स थी, पांचों के ऊपर हमने 1 2 3 4 लिख रखा है, 1 2 3 4 5। तो पहली चीज ना फिजिक्स में यार एक चीज याद रखो, एक चीज की आदत डाल लो, मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं है भाई सॉरी, जितना पार्ट में पढ़ूंगा, मैंने क्या बोला 5 बॉल्स नंबरिंग 1 to 5 कर लिया यार, उसे सस्पेंड कर रखा है आपने हवा में किसी थ्रेड के थ्रू, ठीक है। पेयर है 1 और 2, इन दोनों के पेयर है, एक पेयर है 2 और 4, ठीक है, इन दोनों के पेयर है, और एक पेयर है 4 and 1, ओके, इन दोनों के पेयर है। दे शो द अट्रैक्शन, मैंने आपसे बोला अट्रैक्शन से मतलब ही नहीं है मुझे,
है ना। चलिए 2 3 ये दोनों और 4 5 ये दोनों ये रिपल्शन कर रहे हैं, रिपल्शन रिपल्शन, ये अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन, अरे अट्रैक्शन तो ए से शुरू होता है, ये अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन, ऐसा। तो मतलब देखो जब ये से रिपेल कर रहा है ये से रिपेल कर रहा है, तो मतलब ये चारों तो हो गए हमारे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव रहे हो या फिर नेगेटिव रहे हो, ठीक है। पर हमसे पूछा है कि बॉल 1 का नेचर बताइए कैसा है, चेक करते हैं। आइए मैं तो कह रहा हूं कि भाई सारे नेचर लेके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव ले लूं भाई, ठीक है, ध्यान सुनना, मैं इसे ले लूं पॉजिटिव 1 वाले को, ठीक है, 1 2 4, 1 को यदि पॉजिटिव ले लूं और 2 1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और 4 वाला 2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई ये इसे अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, नॉट पॉसिबल। यदि मैं 1 वाले को नेगेटिव मान लूं तो 2 वाला पॉजिटिव होगा, और ये ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये दूसरे को नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ अच्छा ये दोनों चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज हैं, 2 और 3 और 4 5 चार्ज हैं, क्योंकि इन तीनों में चारों में रिपल्शन हो रहा है। तो मतलब एक ही केस है कि 1 वाला क्या हो, न्यूट्रल हो। तो मैंने आपसे बोला ना, जो मैंने स्टेटमेंट जब बोली थी लिखा भी हुआ है, इसकी स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है सॉल्यूशन में, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। कभी भी आपको चेक करना हो तो आप ये चेक कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया है 2022 के अंदर, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम चल जाएगा हमारा, ये देखेंगे तो कहा क्या है इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास टोटल 3 छोटे छोटे से स्फीयर्स है और आपने उन तीनों को चार्ज दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और -3 इलेक्ट्रॉन चार्ज था, ठीक है। तीनों को एक साथ आप कांटेक्ट में लेकर आते हैं साइमल्टेनियसली। सो व्हाट, आपने उन तीनों को अलग कर दिया, लेकिन भाई चार्ज जब कांटेक्ट में आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट डिपेंड द शेप साइज ऑफ द स्फीयर या बॉडी। मतलब रेडियस किसकी ज्यादा है, एक की 2 आ रहा है, एक की 5 आ रहा है, एक की 7 आ रहा है, तो अलग अलग साइज के ऊपर अलग अलग चार्ज जाएगा। हमें ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कह रखा कि आइडेंटिकल है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं पता हमें। तो क्वेश्चन में कुछ लिंक नहीं है, कोई क्लू नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। एक क्लू हमारे पास दिया हुआ है, क्या, जब आपने तीनों को कांटेक्ट में लाए होंगे तो तीनों का चार्ज मिक्स हो गया होगा, मिल गया होगा। तो ये हमारे पास +3 था और ये +5 था और -3 था। काट दोगे तो जब आपने तीनों को जोड़ दिया होगा तो उस टाइम के बाद आपके पास +5 करके चार्ज बचा होगा। ये हमारा बेसिक चार्ज आ गया। आइए जोड़ के देखते हैं। भाई यहां पर आप बात करोगे इन तीनों का चार्ज जो है वो भी सेम आना चाहिए, +5 5 + 5 10 10 - 4 6 बच रहा है, 6 + 6 12 12 - 7 5 4 + 3.5 और ये भी ऐड करोगे तो 5 और 3 8 12 और 13 आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, 5 बचना चाहिए। 5 और दिस 7 12 12 माइनस दिस ये 4 होता है, ये भी नहीं है। तो 5 बचने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विच इज डी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देख लिया बेसिक कंसेप्ट लगाकर। बच्चे कह रहे थे ऑब्जेक्ट है चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है, माइनस नहीं दिया हुआ तो मतलब 1 कूलम प्लस में ही रहा होगा और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अपने लिया होगा तो Q = हमारे पास आता है N × E। तो Q = N कितना है बच्चों हमारे पास 5 × 10⁻18, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19। तो Q हमारे पास जो आ गया है 5 × 1.6 8 आ गया और 10⁻−1 आ गया। तो Q हमारे पास आ गया है 0.8। कितना आएगा बच्चों, Q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कूलम, लेकिन प्लस या माइनस, माइनस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लिया है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए कहा जाए आपसे, तो नेट चार्ज होगा पहले का 1 कूलम और माइनस 0.8 कूलम। तो ये हमारे पास आ गया 0.2 कूलम चार्ज आ गया है Q नेट। देखना भाई ऑप्शन में है क्या हमारे पास, यस प्लस 2022 का ही पेपर था ये जिसके अंदर ये चार्ज का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट सेम ही है। तो नेक्स्ट हमारे बात होते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। बच्चों हीलियम की यदि बात करूं,
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए जाएं तो उसके पास बचेगा सिर्फ न्यूक्लियस। जो बचता है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के पास बेसिकली क्या होता है, मास होता है 4 4u, और चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन पर चार्ज होता नहीं है, किस पे होता है, सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर, तो +2e। ठीक है, तो क्या बोला, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पूछ रहे हैं। तो बच्चों चार्ज की जब हम बात करेंगे तो कितना आएगा, +2e। तो 2 × 10 1.6 10⁻⁻19 सॉल्व करोगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। ये सिर्फ आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चन डाला है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा नहीं, लेकिन बच्चों को सिर्फ अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी निकालना नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कह रहा है टोटल 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास एक बोरा भरा रखा है, उसके अंदर 75 किलो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताइए उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। लेकिन सर एक बात बताइए, आप खुद बताओ सर, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है Q = Ne एंड वेयर n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने मास वाले तो फंडा कुछ बताया ही नहीं आपको, तो भाई क्या करूं सर मैं, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ भाई पहली चीज तो। अच्छा, वहां के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास का एक रिलेशन है क्या, 9.1 × 10⁻⁻31 kg के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, डिवाइड कर दो, 1/9.1 × 10⁻31 -31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, विच इज 10⁻31/9.1। 1 kg के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ओके। लेकिन मुझे 1 kg नहीं 75 kg चाहिए। तो 75 kg का मतलब क्या है, 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स हमारे पास आएगा 75 × 10⁻31, डेसिमल हटाओगे तो ये 91 चला जाएगा, और ऊपर जाओगे तो +1 और आ जाएगा। भाई दोनों को डिवाइड करके देख लो, 75/91 × 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये n की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, n की वैल्यू। लेकिन आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए सर चार्ज, Q = n × E। n की जगह 75/91 × 10⁻32, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। डेसिमल हटाना चाहते हो आप 10 से डिवाइड कर दो, ये हट गया, और इसे छोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 75/91 × 16 × 10 × 10⁻13 बच गया हमारे पास। इसे काटोगे तो 12 ही बचेगा। 75 × 16 करना चाहो तो 75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है, फिर 2 से और करते हैं तो 300 आता है, तो 300 × 4 बचा वहां पे, तो ये हमारा आ जाएगा 1200। तो 1200/91 × 10⁻12 कूलम चार्ज रह गया है। ये तो डिवाइड कर लोगे भाई, 1200 को ऐसे कर लोगे तो चला जाएगा। एक 1 को 0 को उधर ले जाओ, 13 हो जाएगा, 120 को 91 से कर लो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। ये कह रहा है 2 मोल है न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के, बताइए कितने मेगा कूलम चार्ज होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये हमें चेक करना है। पहली चीज तो मैं बात बता दूं आपको, मोल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इसके लिए। मोल कंसेप्ट क्या बोलता है, गैस है ना बच्चों, तो मोल कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के अंदर 6.022 10⁻23 बच्चों 1 मोल है ना, और ये गैस है, तो इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पर कितने मोल्स है मेरे पास, 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स चाहिए भाई। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये मेरे पास आंसर आ गया। 2 मोल्स
इतने मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं। ओके, पर मुझे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है, उसके लिए मुझे Q इज इक्वल्स टू Ne चाहिए। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे नहीं मतलब सर कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, ये सब मत बताओ मुझे। बच्चों को आप बताओ इतने हैं मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज 2 एटम्स, ये तो है। एंड each atom has what? 1 electron और 1 proton. yes or no? तो मुझे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चाहिए होते हैं ना यहां पर। तो इतने हो गए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में इतने हो गए एटम, तो मतलब 2 मोल्स में 2 इंटू 2 इंटू 6.022 10 क्या हुआ 23 हो गए एटम्स। इतने एटम्स हमारे पास टोटल अभी है, और हर एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल सी कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। भाई 2 2 जा 4 और 4 इंटू 6 24 आ गया आपके पास। तो 24 इंटू 0, 4 से उसे करोगे तो ये 8 और 8 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 23 बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब तो सॉल्व करना है बस आपको। Q इज इक्वल्स टू 24.1 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो मेगा कूलम चाहिए। तो बच्चों जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास वैल्यू इससे बड़ी आएगी। मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो देख सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज ध्यान रखना, इसे पावर 6 में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं कन्वर्ट कर बना रहा हूं, जैसे मेरे पास सपोज 98 आंसर आ रहा है, 98 इंटू 10 टू द पावर 4 है, लेकिन मुझे कितना बताना है, मेगा कूलम में बताना है, मतलब 10 टू द पावर 6 में बताना है। तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 0.98 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। मतलब डेसिमल अभी यहां लगा हुआ है इंटू 0, इधर शिफ्ट करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास, तो 6 आ जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना का काम रह गया। मेरा काम है बेसिक कंसेप्ट बताना कि आप किस तरीके से देख पा रहे हो। बच्चों ये और इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का है। सिर्फ इतनी ही हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हमने सबसे पहले वाला पोर्शन खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की, उसकी वेक्टर फॉर्म की, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगली वीडियो हमारी 1.5-2 घंटे की रहेगी जिसके अंदर हम पूरा कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में। ठीक है भाई, तो ये बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल हुआ करता था पहले, नई वाली बुक में भी है। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, एक बॉडी है जो अपने अंदर से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रही है हर सेकंड। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट आउट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। एक कूलम चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा। फिर मैं वही से बात कर रहा हूं सर मुझे नहीं मतलब कितना कूलम, क्या मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब। चलो ठीक है भाई, Q इज इक्वल्स टू Ne। ठीक है, Ne 1 कूलम चार्ज निकालना है, मतलब N मतलब मुझे नहीं पता इसमें कितने होते हैं, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। भाई नीचे ले आइए, 1 बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, N आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, काटोगे तो 5/8 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा ना, तो 8 पंजे 40, 8 6 48, 625 इंटू 10 टू द पावर 19 N। ये 6 इंटू 10 क्या हुआ 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। बच्चों यदि कभी कोई कहता है कि भाई हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो मतलब उसके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कह रहा है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना टाइम लगेगा, 1 बाय 10 टू द पावर 6, 9 भी हो सकता है, एक बार देख लेना। ठीक है, 10 टू द पावर 6 कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, 1 कूलम चार्ज निकालना है।
तो 1 कूलम को हमने निकाल लिया है। 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितने सेकंड लगेंगे? तो 6.25 10 टू द पावर 18 अपॉन 10 टू द पावर 6 सेकेंड्स। इतने सेकंड लगेंगे। इसे ऊपर भेज देना तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर 12 सेकेंड। बच्चों ये सेकंड में है, बहुत बड़ा टाइम आ रहा है। 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में आ जाएगा, 60 से और करो तो आवर में आ जाएगा, 24 से करोगे तो डेज में आंसर आ जाएगा, और 360 से कर दोगे तो ईयर में आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स लग जाते हैं। यदि आप इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रहे हो तो लगभग 1 कूलम चार्ज निकालने में 198 ईयर्स लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 200। तो आप इस चीज को देख लीजिए क्या क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप इस कंटेंट को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम पूरे साल आपका पूरा सिलेबस अक्टूबर नवंबर से पहले करवा दें। एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सीबीएसई में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं, मतलब आप ये मानिए आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और मैं इससे बेस्ट नहीं पढ़ाता और ना ही पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। ये मेरा बेस्ट कंटेंट है और बेस्ट वे है जिस तरीके से मैं टीचिंग कर सकता हूं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर? वाओ, एक पानी के ग्लास में कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा? पहली चीज तो मुझे पता ही नहीं है उसमें पानी कितना है, कप ऑफ वाटर कितना है। तो एनसीईआरटी वालों ने ये मान लिया है कि सपोज मान लीजिए 250 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें। उसके असम्पशन के बिना आप क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाओगे। चलिए, पानी है उसमें। मैंने आपसे क्या बोला? मैं चार्ज तभी निकाल सकता हूं जब आप मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोगे, उससे पहले मैं नहीं निकाल सकता। H2 का मतलब होता है भाई 2 हाइड्रोजन 2 into 1 और 1 16 ऑक्सीजन का, तो 16 और 2 18 ग्राम लगभग मास हो गया आपके पानी का, एक मॉलिक्यूल का। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर, सॉरी 1 मोल ऑफ वाटर is equals to 18 gram, and that 80 gram is 6.02 to 10 क्या 23 molecules of water। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे एक वाटर के अंदर 18 ग्राम में। 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.02 to 10 क्या हुआ 23 अपॉन 18। लेकिन मुझे 18 1 ग्राम में तो होना चाहिए, मुझे चाहिए 250 ग्राम में। मैं 250 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 250 ग्राम मीन्स 6.02 to 10 क्या हुआ 23 अपॉन 18 इंटू 250। व्हाट इज दैट? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने मॉलिक्यूल्स पानी के आपको मिल जाएंगे 250 ग्राम के अंदर। लेकिन मुझे चाहिए कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो मॉलिक्यूल आ गए पानी के। भाई एक मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ना, इसके अंदर 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और सिमिलरली 2 प्रोटॉन हो गए, क्योंकि 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्या हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2 हाइड्रोजन में। टोटल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। किसमें? इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 10 क्या 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10। इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होंगे।
ठीक है भाई, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल चार्ज कितना होगा n इंटू ई। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो 6.022 10 के पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द माइनस 19। इसे सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। तो इसी के साथ बच्चों हमारी होती है ये वीडियो खत्म, जिस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट करा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किस तरह से डेवलप हुआ, किस किस ने बताया आपको, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे। यदि आप चाहते हो इस पोर्शन को और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, तो आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी के पहले 2-3 पेज पढ़ सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको समझाऊं, तो आप ये चीज कमेंट कर सकते हो, जो कि हम आगे कुछ टाइम के बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लेके आने वाले हैं। अब तक के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।